नमस्ते। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं क्षितिज का पाठ 2 देव कवि के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ कुछ काव्यशास्त्रीय विधाओं के बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास को जिसमें मैंने रीति काल की चर्चा की थी। हमें लगता है कि मेरा बताया हुआ वो काल आज काम आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कवि देव को। कवि देव रीति काल के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में माने गए थे। रीति काल, जैसा कि मैंने आपको पहली कक्षा में ही बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास में कि भक्ति काल के बाद का जो काल रहा वो रीति काल के नाम से जाना गया। और रीति काल के कवियों की एक खासियत थी कि ये राजाश्रय हुआ करते थे। ये राजाश्रय हुआ करते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कविदेव के बारे में। कविदेव का जन्म, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 में हुआ था। सन 1673 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा में। और राजाश्रय कवि थे। औरंगजेब का पुत्र आजम शाह जो है इनके आश्रयदाता थे। इनके दरबार में इन्होंने कार्य किया था। लेकिन आजम शाह जो थे वो साहित्य प्रेमी जो कहा जाए, बहुत अच्छे साहित्य प्रेमी जो कहा जाए वो नहीं थे। इनकी कविताओं का भोगीलाल नाम के एक व्यक्ति ने काफी प्रश्रय दिया था और इनकी कविताओं से खुश होकर के इन्हें उस समय लाखों रुपए तक का इनाम इन्हें उन्होंने दिया था। रीति काल के कवियों की विशेषता रही है कि राजा के प्रशंसा में तो कविता करते ही थे और प्रकृति को भी उन्होंने सराहा। कृष्ण को इन्होंने अपना आराध्य देव माना। यानी ये जो कहें कि एक विचारधारा को लेकर चलने की जो बात कही जाए तो
एक विचारधारा को लेकर के चलने वाले कवि नहीं हुआ करते थे रीतिकाल के। हाँ, लेकिन अपने राजा की प्रशस्ति करना, अपने राजा की प्रशंसा करना, ये इनकी खासियत अवश्य हुआ करती थी इस काल के कवियों की। कवि देव जी का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था। कविता में, साहित्य में इन्हें केवल देव के नाम से जाना गया। ये आजम शाह औरंगजेब के पुत्र के दरबारी के रूप में इन्होंने काम किया था। दरबारी कवि के रूप में, राजस्तरीय कवि के रूप में उनके यहाँ इन्होंने काम किया था। फिर भोगीलाल इनकी कविताओं को काफी सराहा था। इनकी रचना के बारे में कहा जाता है, विद्वानों के बीच में मत विभिन्नता है। कुछ विद्वान हैं जो कि मानते हैं कि इन्होंने 72 रचनाएं हिंदी साहित्य को इन्होंने दी। कुछ की मान्यता ही नहीं, 72 नहीं, 52 कुछ जो है वो 25 रचना 25 रचना को ही प्रामाणिक मानते हैं। जो भी हो, लेकिन इनकी जो रचना है, इनकी रचनाओं में रस विलास रचनाएं इसमें है, रस विलास, भाव विलास, उसके बाद काव्य रसायन और भवानी विलास। इनकी प्रमुख रचना मानी गई है। इनकी मृत्यु हुई थी 1767 में। हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का काल को माना गया है। तो एक बार आइए फिर से हम लोग चर्चा करते हैं और कविदेव के बारे में समझ लेते हैं। कविदेव रीतिकाल के प्रमुख हस्ताक्षर में माने गए हैं। प्रमुख कवियों में उनका स्थान रहा है। और देव जी का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। साहित्य में, हिंदी साहित्य में कवि जो हुए उसमें देव जी केवल देव के नाम से जाने, देवदत्त द्विवेदी नहीं, कवि देव के नाम से वे जाने गए। उसके बाद इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा में इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। और इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। ये आजम शाह के राजाश्रयी कवि थे। इनकी कविता भोगीलाल नाम के व्यक्ति इनकी कविता पर खुश होकर के इन्हें काफी पारितोषिक दिए थे। इन्होंने 72 रचनाएं हिंदी साहित्य को दी। इनमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास,
इत्यादि रचनाएं महत्वपूर्ण है। इनकी मृत्यु 1767 में हुई थी। आइए अब इनकी जो रचना है सवैया और कवित्व, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। सवैया जो है एक छंद है। हम लोग इनकी रचना सवैया को देखेंगे, उसके बाद कवित्व को देखेंगे। आखिर सवैया क्या है और कवित्व क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा आज हम कर लेते हैं। सवैया छंद शास्त्र के अंतर्गत सवैया एक वर्णिक छंद है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ जाए कि भाई कि छंद क्या है। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि छंद क्या है। तो मात्रा, यति, गति और तुक के विशेष नियमों से बधी काव्य रचना को छंद कहते हैं। और छंद के मुख्य रूप से दो भेद हैं। छंद के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक है वर्णिक छंद, और दूसरा है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में अक्षर की गिनती की जाती है, अक्षरों की गिनती की जाती है, वर्णों की गिनती की जाती है। और मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है। जैसे राधा, इसको अगर हम मात्रिक छंद में देखेंगे तो राधा में ये हो गया रा, र में आ लगा हुआ है। आ क्या है तो दीर्घ स्वर है, आ दीर्घ स्वर है। और छंद शास्त्र में इस तरह का चिन्ह दीर्घ माना गया है। दीर्घ के लिए इस तरह का चिन्ह है और इसको पॉइंट दिया गया है। इसके कितने पॉइंट हैं? इसके पॉइंट है 2। कितने पॉइंट इसे? 2 है ना। और इसे दीर्घ नहीं, इसको गुरु कहा गया है। छंद शास्त्र में इसे गुरु कहा गया है। क्या कहा गया है? गुरु, यानी दीर्घ स्वर को गुरु कहा गया है। गुरु।
और ह्रस्व स्वर को लघु कहा गया है। और ह्रस्व का पावर 1 है, वो इस तरह से दर्शाया जाता है ना। ह्रस्व इसका पावर है 1 और इसे लघु कहा गया। क्या कहा गया है? लघु। छंद शास्त्र में से लघु कहा गया है। एक बार फिर समझिए, मात्रा यति, यति कहते हैं पूर्ण विराम, यति कहते हैं इसे पूर्ण विराम। गति, गति कहते हैं त्वरा, त्वरा। कविता को पढ़ने में जो एक लय की जो जरूरत पड़ती है उसको गति कहा जाता है। और तुक, तुक तो जानते हैं आप, रेमिंग अंत में जो लगाते हैं, है ना। तो तुक के विशेष नियमों से बंधे काव्य रचना को हम छंद कहते हैं। और छंद के दो भेद है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्ण की गिनती होती है और मात्रिक छंद में मात्रा की गिनती होती है। आइए, मैंने उदाहरण के रूप में आपने राधा शब्द को लिया है। राधा को मात्रिक छंद में अगर हम देखते हैं तो ये हो गया रा धा। इसका पावर कितना हो गया? 2 और 2, 2 2 को जोड़े तो 4। इसमें 4 मात्राएं हो गई। और जब वर्णिक में देखते हैं तो एक और एक 2, है ना, 2 वर्ण। तो ये राधा जो है उसमें 4 मात्राएं हैं और इसमें 2 वर्ण हैं। अगर वर्ण की गिनती करेंगे तो 2 वर्ण, मात्रा को देखेंगे तो 4 मात्रा। ठीक है, आइए देखते हैं सवैया। सवैया क्या है? सवैया जो है सवैया एक वर्णिक छंद है। सवैया वर्णिक छंद है जिसमें मात्राओं, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। जिसमें किसकी गिनती होती है? वर्ण की गिनती होती है। और इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब 4 लाइन में, 4 पंक्तियों में सवैया लिखा जाता है। सवैया के 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्ति होती है। और इसमें वर्णों की संख्या जो है वो है आपका 22 से लेकर के 27 तक। कभी कभी कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ये मान्यता है कि 22 से लेकर के 27 तक के वर्ण इसमें रहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हैं। देखते हैं, पायल नूपुर, पायल नूपुर, नूपुर मंजू बजय, मंजू बजय, कट किंकिनी की, कट की, कटी किंकिनी, किंग किनी, कै ध्वनि की मधुराई, कै ध्वनि की मधुराई, कै ध्वनि की मधुराई। पायल नूपुर मंजू बजय, कट किंकिनी की, कट किंकिनी
किन कै धुन की मधुराई। आइए इसका वर्ण की गिनती करते हैं हम। मैंने आपको बताया कि इसमें 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। 1 2 3 पायन में 3, नूपुर में 1 2 3, नूपुर में 3, मंजू में 1 2, भजय में 1 2, कटी में 1 2, किंकिन में 1 2 3, कै में 1, धुनी में 1 2, की में 1, मधुराई में 1 2 3 4। आइए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें कितने हुए? 23 वर्ण। इसमें कितने वर्ण हुए? 23 वर्ण। ठीक है। नीचे को भी आप देखेंगे तो कुछ उसी तरह से आपको मिलेगा। सावड़ी में 3 अंग में 2 3 2 5, लसय में 2 5 2 7, पट में 2 7 2 9, और पीत में 2 11। तो 11 वर्ण पर अर्ध अति यति का प्रावधान है ना। तो आइए हम लोग देखिए, सवैया छंद को हमने समझा कि सवैया जो है वर्णित छंद है। इसमें वर्णों की गिनती होती है ना। और इसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण तक रहते हैं। इसके कितने इसके कितने चरण हैं? इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं और इसमें 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण की कैसे गिनती की जाएगी मैंने आपको बता दिया। पायन में 3 वर्ण, लेकिन अगर मात्रा की बात आती है, मात्रा गिनने के लिए, तो पायन में 2 3 और 2 1 3 1 4 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है। आपका चौपाई जो है वो मात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? मात्रिक छंद है। उसमें